चलिए देखिए, पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कंजर्वेशन ऑफ मास से रिलेटेड आपका थ्योरी और न्यूमेरिकल करवा दिया गया था। यहाँ तक के लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन प्रोपोर्शन या तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन के नाम से ये जाना जाता है, सेकंड नियम। इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में भी जरा सा एक डायग्राम देख लिए थे कि हमारे पास सी वाटर है, मिनरल वाटर है और डर्टी वाटर है, जिसमें कहा जाता था कि हमारे पास कंपोनेंट जितना भी आपके पास कंपाउंड था H2O, 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 हमारे पास 3 टाइप के पानी थे। 3 टाइप के पानी में H2O अवेलेबल था, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की उपस्थिति सब में क्या थी? बराबर थी। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या था? बराबर था। समझ गए? अब कहा जाता है यहाँ पे कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का कुछ थ्योरी लेकर के यहाँ पे आए हैं, जरा सा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला चीज है बाबू कि इट इज ए डिफिनिट प्रोपोर्शन, यानी कि यह निश्चित समानुपात होता है। यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कांस्टेंट कंपोजिशन प्रोपोर्शन की बात कर रहा है, तो कांस्टेंट का मतलब ही होता है डिफिनिट। कांस्टेंट कहने का मतलब डिफिनिट। अब यहाँ पर देखिए, इट इज ए डिफिनिट प्रोपोर्शन, यानी कि आप इसको कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अलावा एक नाम से और जान सकते हैं, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन के नाम से भी कोई किताब में इसको लिखता है। दिस लॉ इज डिस्कवर्ड बाय फ्रेंच केमिस्ट जेल प्रॉस्ट इन 1799। देखिए, यानी कि यह नियम का खोज फ्रांस के रासायनिक वैज्ञानिक जेल प्रॉस्ट नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था 1799 ईस्वी में। यानी कि स्थिर अनुपात के नियम का खोज जेल प्रॉस्ट नामक वैज्ञानिक ने किया था, जबकि कंजर्वेशन ऑफ मास नियम का खोज लेबोजियर साहब ने किए थे 1789 ईस्वी में। अब यहाँ पर देखिए, 10 साल के बाद 1789 ईस्वी में नियम खोज किया गया। कौन? ये कंजर्वेशन ऑफ मास। उसके बाद आपका कांस्टेंट प्रोपोर्शन खोज किया गया 1799 ईस्वी। यानी कि 10 साल के बाद यह नियम को सत्यापित किया गया था। इसमें बताया क्या गया नियम में? तो इस नियम में जेल प्रॉस्ट नामक वैज्ञानिक ने बताते हैं 1799 ईस्वी में कि ए केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। अगर आप कोई कंपाउंड बनाते हैं तो कंपाउंड बनाने के लिए, यौगिक बनाने के लिए रासायनिक अभिक्रिया की तो जरूरत पड़ेगी ना। तो जब रासायनिक अभिक्रिया आप करवाते हैं तो आपके पास जितना उपस्थित उसमें एलिमेंट होते हैं, उस एलिमेंट का जो अनुपात होगा वो आपस में हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे। अब अनुपात कह सकते हैं कि आपका संख्या के अनुसार, या तो फिर कह सकते हैं कि उसका मॉलिक्यूलर मास, यानी कि एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, दोनों का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 2:16। यहाँ पर आप जो लिखे हैं ये एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास के तहत, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है उसका परमाणु संख्या 1 होता है, उसके अनुसार नहीं, बल्कि हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है और हाइड्रोजन की संख्या 2 है। यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन का हम कितना लिख दिए हैं? 2। अब कहा जाता है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का परमाणु भार, तो परमाणु भार 16 होता है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन का अनुपात हम कितना लिख दिए हैं? 16। अब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में डालेंगे ब्रदर, तो ये कट करके क्या आ जाएगा? 1:8, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात को। तो ये तो हुआ आपका मॉलिक्यूलर मास, यानी मास के अकॉर्डिंग अनुपात आपका।
लेकिन अगर कह दे कि इस H2O में जो तत्व उपस्थित है उसको संख्या के अनुसार दिखाना है, नंबर ऑफ एलिमेंट के अनुसार यहाँ पर रेशियो बताना है, तो हाइड्रोजन की संख्या 2 है और ऑक्सीजन की संख्या 1 है, यानी कि इसका रेशियो तैयार किस रूप में हो जाएगा, 2:1 में। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात अगर हम नंबर के माध्यम से चलते हैं, संख्या की तत्वों की संख्या के उपस्थिति के माध्यम से चलते हैं, तो आपका आ जाता है 2:1। लेकिन हमको ज्यादातर क्या चीज मिलेंगे, मास से रिलेटेड। ये तो एक्स्ट्रा चीज बता दिए, क्योंकि हमेशा आपको यहाँ पर बोला है क्या चीज, फिक्स प्रोपोर्शन बाई मास, यानी कि द्रव्यमान हमेशा डिफिनिट रहेगा, यानी कि निश्चित रहेंगे। अब देखिए, इट इज नोन एज प्रोस्ट लॉ, यानी कि प्रोस्ट लॉ कहने का मतलब है कि आपके पास इस नियम का खोज प्रोस्ट वैज्ञानिक ने किया था, यानी कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन या तो लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शंस का खोज प्रोस्ट नामक वैज्ञानिक ने किए थे। इसलिए इस नियम को कभी कभी प्रोस्ट का नियम भी कहा जाता है, यानी कि प्रोस्ट के नियम जो हैं ये आपका प्रचलित है डिफिनिट प्रोपोर्शन के माध्यम से। अब देखा जाए, कहता है कि ये नियम कहाँ पे लागू नहीं होते हैं, तो ये नियम वहाँ पे लागू नहीं होता है जहाँ पर आइसोटॉप्स के रूप में आपका मास दिया हुआ रहता है। जैसे समस्थानिक के रूप में आप जानते हैं कि आपका कार्बन एक होता है जो कार्बन 12 के रूप में होता है, एक कार्बन 14 के रूप में होता है। तो ये कार्बन 12 है जो जनरल फॉर्म में एटॉमिक वेट को, एटॉमिक मास को स्टडी करता है, लेकिन ये कार्बन 14 जो है ये समस्थानिक के रूप में काम करते हैं, यानी कार्बन का एटॉमिक वेट यानी कि एटॉमिक मास अगर 14 दिया हुआ है तो हमको समझना होगा कि इसका ये आइसोटोप से रिलेटेड बातचीत कर रहा है, और आइसोटोप्स वाली फिनोमिना में ये नियम लागू नहीं होता है। इसलिए अब देखिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिल करके CO2 एक गैस बनाया, इसमें आपका 12 और इसमें आपका 32। कार्बन का एटॉमिक मास 12 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 32, एक ऑक्सीजन का 16 और 2 ऑक्सीजन का 32। यही आपका अनुपात इधर भी मिलाया गया, इधर भी अनुपात आपका यही है, यानी कि दोनों तरफ अनुपात आपका मास का क्या है, बराबर है। यानी अब समझिए, जिस प्रकार से कंजर्वेशन ऑफ मास में बताया गया कि जितना आपका संख्या, जितना किसी तत्व का संख्या यानी कि जो मास होगा वो रिएक्टेंट के तरफ उतना ही होगा जितना कि प्रोडक्ट के तरफ। फिर कहा गया कि ऑक्सीजन का 32, तो ऑक्सीजन का यहाँ पर भी क्या चीज 32, लेकिन वहां पर हम लोग मास के रूप में अनुपात नहीं निकाल रहे थे, और यहाँ पर हम लोग मास का क्या निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे। जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में आप इसको ले जा सकते हैं, ये डिफिनिट प्रोपोर्शन का रूल है, यानी कांस्टेंट प्रोपोर्शन का रूल है। अब यहाँ पर देखा जाए आगे, यहाँ पर एक सही का साइन लगाया हुआ है और एक गलत का, यानी कार्बन 32 ये जनरल आपका मेथड होता है, इसलिए इसको कह दिया गया है कि इसमें डिफिनिट प्रोपोर्शन लगेंगे, लेकिन इसमें 14 आइसोटोप्स वाली घटना आ गई है, तो आइसोटोप्स वाली घटना में यहाँ पर डिफिनिट प्रोपोर्शन काम नहीं करता है, इसलिए इसको क्या कर दिया गया, गलत साबित कर दिया गया। कोई दिक्कत? अब आगे आते हैं। समझिए, कभी ऐसा देखे हैं 3 गो आदमी कोई है, ठीक ना, और तीनों आदमी जो है ये कहा जाता है कि तीनों का गुण अलग अलग हो जाता है अलग अलग स्थान पर। ऊपरे जाएगा तो कह रहा है कि हम C2H5OH इथेनॉल बनावेंगे, जो कि एक प्रकार का दारू होता है, पीने योग्य दारू, जो ड्रिंक किया जाता है दारू, जो वाइन पीने योग्य होता है वो होता है C2H5OH। सुनो गौर से दुनिया वालों,
इसको बोलते हैं इथेनॉल। यानी कि पीने योग्य जो दारू होता है जिसे हम पी सकते हैं, उस दारू का नाम क्या होता है? इथेनॉल। उसका सूत्र होता है C2H5OH। अब सुनो, एक महुआ ब्रांड आता है या तो सीसी में आता है भरल, वो होता है स्प्रिट। और स्प्रिट को हम लोग कहते हैं मेथेनॉल। स्प्रिट को क्या कहते हैं? मेथेनॉल। और मेथेनॉल एक प्रकार का जहर होता है जिसका सूत्र होता है मेथेनॉल का CH3OH। तो कभी कभी देखिएगा कि एक छोटा सा शीशी में दारू आता है 50 रुपया में या 40 रुपया में, तो वो सब जो दारू होते हैं स्प्रिट होता है। वो सब दारू का उपयोग किया जाता है सुई लगाने के बाद ऐसे ऐसे रगड़ने में, समझ गए। लेकिन कुछ लोग क्या करता है कि उसको मार के दाल भात चोखा साथे धूप देता है, समझ गए। ये गलत चीज है, नहीं पीना चाहिए उसको। हो सकता है कि आप मिथेनॉल पीजिएगा तो आपका क्या हो जाए? मृत्यु हो जाए, समझ गए। यही चलते देखते होंगे कहीं कहीं सुनते हैं कि जहरीली शराब पीने से व्यक्ति की मौत हो गई। तो जहरीली शराब नहीं, जहरे पीता है, ये चलते उसका मौत हो जाता है, समझ गया। लेकिन पीने योग्य जो दारू है जिसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं वो होता है आपका इथेनॉल। और इथेनॉल बढ़िया दारू है, कहा जाता है, और ब्रांडेड है। जैसे कि बियर, रम वगैरह ये सब जो होता है ओरिजिनल जो दारू, ये सब सिपाही लोग को दिया जाता है, आर्मी वगैरह को दिया जाता है, ये होता है आपका C2H5OH। अब देखिए यहां पर नजर आ रहा है एक O और CH3। ये भैया बनाता है आपके पास, इसका नाम होता है अल्कोहल, और ये कंपाउंड होता है आपके पास ईथर। फिर क्या बनता है? ईथर। अब ईथर ये है जो मिथॉक्सी मीथेन है, इसका नाम क्या होता है? मिथॉक्सी मीथेन। अब ये भैया आपका मिथॉक्सी मीथेन है, लिख देते हैं, तुम लोग गधा प्रसाद है, जल्दी जल्दी भूला जाता है। मिथॉक्सी मीथेन। और इस अल्कोहल का नाम क्या चीज है? इथेनॉल, जो पीने योग्य दारू होता है। ये मिथॉक्सी मीथेन जो है इसका इस्तेमाल हम लोग करते थे बहुत पहले। जैसे मान लिया जाए कि किसी आदमी को ऑपरेशन करना है तो उस समय सिरिंज में सुई नहीं दे दिया जाता था, समझ गए। मैंने सिरिंज में सुई को ऐसे नहीं घुसा दिया जाता था। पहले कहा जाता था कि ले चलो ने खोपचा में, समझ गए। पहले के डॉक्टर लोग क्या करता था कि रुमाल में इथर रख ले रहता था, समझ गए। ये CH3OCH3 जिसको मिथॉक्सी मीथेन कहते हैं, और ले जाकर पेशेंट को इसे सुंघा देता था और लेटा दिया, और लेटाने के बाद धर के पेट को ऐंचे पैंचे कर दिया, समझ गया। और ऐंचे पैंचे करके जितना बाल बचा कर भीतरे रहता था निकाल देता था, समझ गए। एक दिन की बात है कि वो महिला कैसी निकाल रहा था, इथर सुंघा करके निकालते निकालते ओकरा होश में आ गया, समझ गया। डरवा के इतना गाड़ी दी कि बेचारा उस दिन से ऑपरेशन करना छोड़ दिया, समझ गए। मार फाइट मैंने लेदा चीरल है, समझ गया। अब बेचारी है जो कह रही है छोड़ दे बाबू, कह ना हम निकाल ही दबुआ से, समझ ले। धर के मान लिया जाए कि इथर सुंघाया उसको हल्के सुंघाया, उसको आ गया तुरंत होश से, कौची में बेहोश में आ गया होश से। कहा गया अरे बाप रे क्या कर दिया, समझ गया। लेदा देख रहा था, करा बाप रे अभी तो फाड़ दिया है जी, समझ गए। हाँ उसको दिक्कत होने लगा। तो इथर का उपयोग पहले कहाँ किया जाता था? ऑपरेशन थिएटर में, कि आदमी को सुंघा करके बेहोश कर दो। पहले के फिल्म उलिम में देखना गुंडा लोग भी इसका इस्तेमाल करता था। लड़का को या लड़की को किडनैप करना है तो ऐसे करके सुंघा दिया और खोपचा में बैठा दिया। मारुति सुजुकी गाड़ी जाता है खोलने बतासे वाला, घुसा के लेके चल गया। बाप ही फोन कर रहा, अरे 5 लाख दे दे। वो 5 लाख बड़ी रुपया होता था, अब कुछ नहीं होता है। 5 लाख रुपया दे दे, समझ गया। तो 5 लाख मांग करता था। आई देखिए ये भी आपका C2H5O बनाता है, एक प्रकार का कहा जाता है अल्कोक्सी कंपाउंड बनाता है। इसको हम अल्कोक्सी कंपाउंड के रूप में जानते हैं, जो कि आगे चल करके ही बनाता है C2H5OH। यहाँ से एक हाइड्रोजन हट करके इसके साथ लग जाएगा तो C2H5 और OH बना देगा, यानी कि ये हो जाएगा इथेनॉल। अब यहाँ पर बता रहा है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन प्रोपोर्शन में कि भैया हमारे पास एलिमेंट जो है यहाँ पर अलग अलग है। यदि तत्व समान अनुपात में मिलाया जाए
यानी कि तत्व जो है आपके पास इधर सभी में समान अनुपात में मिलाया गया हो, लेकिन फिर भी इसमें भी कार्बन का अनुपात उतना ही होगा जितना कि जिसमें कि इसमें भी उतना ही होगा। हाइड्रोजन का अनुपात भी इसमें उतना ही होगा, हाइड्रोजन का अनुपात भी इसमें उतना ही होगा, हाइड्रोजन का अनुपात इसमें भी उतना ही होगा, ऑक्सीजन का अनुपात इसमें भी उतना ही, सब बराबर होगा। लेकिन फिर भी एक अलग अलग यौगिक का निर्माण कर रहा है, यानी कि 3 अलग अलग तत्व को निश्चित अनुपात में भी मिलाया जाए तो यहाँ पर एक अलग अलग यौगिक का निर्माण कर सकते हैं। आप खुद चेक कीजिए, एक कार्बन का वजन कितना होता है बाबू? 12, एक हाइड्रोजन का 1 और एक का 16, यानी 12:1:16 में आपको यहाँ पर मिला दिया गया इसको। अब यहाँ पर चेक कीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। C2H5 कार्बन इसमें कितना दिया हुआ है? 2 गो। अब बताइए हाइड्रोजन के गो इसमें दिया हुआ है? हाइड्रोजन 6 ना, और ऑक्सीजन 1। बताइए कार्बन 2 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा जी? 12 दूनी 24, यहाँ पर 6 और यहाँ पर ऑक्सीजन का 16, एक ही ऑक्सीजन है। इसमें आ जाओ, कार्बन 1 कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन, फिर आपका हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन के गो 1, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन था 6, 1 ऑक्सीजन था 16। इस कंपाउंड में भी देखिए कार्बन के गो 2 कार्बन, तो 2 कार्बन कितना हो जाएगा? 24। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 6 हाइड्रोजन यानी कि 6, और ऑक्सीजन कितना है? 1, यानी कि इसका हो जाएगा 16। देखिए यही चीज आपको बताना चाह रहे थे कि हमारे पास जितने भी कंपाउंड थे, याद कीजिए वो जमाना, H2O यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, लेकिन वहां पर आपका एक था सी वाटर, एक था डर्टी वाटर, एक था मिनरल वाटर। इसी प्रकार से यहाँ पे अल्कोहल है, यहाँ पर इथर है, और यहाँ पर आपके पास एक आपका कह सकते हैं कि ऑक्साइड कंपाउंड है। अब यहाँ पर देखा जाए ऑक्साइड कंपाउंड तीनों दिए हुए हैं, लेकिन इसमें भी कार्बन की संख्या मास के अनुसार 24 आ रहा है, इसमें भी कार्बन का मास 24 आ रहा है, इसमें भी कार्बन के मास 24 आ रहा है, यानी ये तीनों आपस में क्या है? बराबर अनुपात रखे हुए हैं। अब आइए दूसरा नंबर पर, ये है बाबू आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 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 का भी आपस में क्या हो रहा है? देखिए सब का बराबर है। अब ऑक्सीजन में आते हैं, इसमें ऑक्सीजन है जो आपके पास कितना दिया हुआ है? 16। इसमें आपका कितना है? 16। इसमें कितना आपका है? 16। यानी कह सकते हैं कि ये तीनों में आपका क्या है? बराबर है। यानी कि अलग अलग आपके पास कह सकते हैं कि अलग अलग तत्व से मिलाकर के एक अलग अलग कंपाउंड बनाया जा सकता है, फिर भी उसमें जो उपस्थित तत्व का भार होगा वो तीनों का तीनों अनुपात में होंगे, एक दूसरे के निश्चित अनुपात में होंगे। इसी को कहा जाता है डिफिनिट कंपोजिशन प्रोपोर्शन। कोई दिक्कत? चलिए इसको जरा उतारिए। 2.16 ग्राम ऑफ कॉपर मेटल when treated with the nitric acid followed by the ignition of nitrate give the 2.70 gram copper oxide. Find the percentage of copper in copper oxide. देखिए इसमें कह रहा है कि कॉपर एक आपके पास पदार्थ है, इस कॉपर को किससे रिएक्शन करवाना है? नाइट्रिक एसिड के साथ। अब जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आपका बनता है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड, तो इस कॉपर ऑक्साइड में आपको कॉपर का परसेंटेज निकालना है। तो कॉपर का जब परसेंटेज निकाल दीजिएगा तो ऑक्सीजन का भी परसेंटेज अपने आप पे निकल जाएगा। तो देखिए Cu+HNO3। अब यहाँ पर ये जो आपके पास बनते हैं ये कह दिया जाता है कि ये टूट जाता है HNO2 और प्लस आपका O में।
यानी कि साफ साफ बात है कि ये वाला रिएक्शन करेगा इसके साथ, तो ये बना देगा CuO और प्लस आपके पास बना देगा HNO2। तो हमको यहाँ पर मास नहीं दिखाना है, कंजर्वेशन ऑफ मास कहता तब ना हम क्या करते कि इसका भी निकालते वैल्यू, इसका भी वैल्यू, इसका भी वैल्यू। अब यहाँ पर दिले है कि 2.17 ग्राम कॉपर को लिए थे 16 ग्राम और कंबाइंड किए नाइट्रिक एसिड में, जो कि इसका वजन नहीं दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि नाइट्रेट गिवन 2.7 ग्राम कॉपर ऑक्साइड और इधर आपका कितना ग्राम बन के निकला है 2.70 ग्राम। और यही 2.70 ग्राम में आपको बताना है कि कॉपर और ऑक्साइड की मात्रा कितना होगी। यानी सिंपल अगर बात करें तो कॉपर 2.16 ग्राम था और यहाँ पर 2.17 ग्राम है, तो 0 पॉइंट यहाँ पर कह सकते हैं 44-45 ग्राम या जितना माइनस करके आएगा इतना ग्राम ऑक्सीजन होगा। जैसे देखो यहाँ पर आपका 2.16 ग्राम तो कॉपर ही है, तो कॉपर तो भैया मास कंजर्वेशन होता है, यानी जितना इधर रहेगा उतना इधर रहेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और मिक्स हो गया है, क्या चीज़? ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन का वजन कितना होगा, जब मास ऑफ कंजर्वेशन पूछता तब बताते कि ऑक्सीजन का वजन इसमें कितना होगा, घटा देते तो निकल जाता। लेकिन हमसे ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कॉपर ऑक्साइड में प्रतिशत कॉपर कितना है। तो देखो बहुत ही आसान तरीका है कि जिसका अगर यहाँ पर निकालने के लिए कहे उसको हम क्या करते हैं कि परसेंटेज, यानी कि यहाँ पर पहले लिख लो परसेंटेज ऑफ कॉपर इन कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। तो सबसे पहले यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड में कह रहा है कि कॉपर का मात्रा, तो कॉपर की मात्रा यहाँ पर कितना दिया हुआ है, कॉपर बटा यहाँ पे लिख दो ऐसे मास ऑफ कॉपर, डायरेक्ट मत बनाओ अभी तुम लोग को बाहर पड़ेगा। मास ऑफ कॉपर, यानी मास ऑफ कॉपर कितना आपके पास दिया हुआ था, मास ऑफ कॉपर। फिर कह रहा है कि मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड, मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड, तो ये वाला चीज आपका दिया हुआ है, क्या चीज, मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड। अब परसेंटेज में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुना। अब बताइए यहां पर हम क्या करेंगे, मास ऑफ कॉपर कितना दिले है बाबू, 2.16 बटा मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड 2.70 मल्टीप्लाई 100। अब इसको कैलकुलेट करके देखो कितना परसेंटेज के रूप में आ रहा है। 2.16 यहाँ पे 2 0 दोनों तरफ क्या चीज है, बराबर है, 100 मल्टीप्लाई 100, यानी कि 100 से 100 खत्म, 10 से 10 खत्म। अब इसको गुना कर दो, गुना करके जितना आएगा परसेंटेज में आ जाएगा। गुना कीजिए, मोबाइल निकालिए। अब गुना नहीं आ रहा रे, 80% सही आंसर, एकदम इतना ही आना चाहिए था। 80% आपका क्या निकल गया, कॉपर की मात्रा, किसमें, कॉपर ऑक्साइड। अब बताओ कॉपर ऑक्साइड में बाबू समझना, कॉपर ऑक्साइड में कॉपर की मात्रा 80% कॉपर है, तब 20% क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सीजन हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का मात्रा 20% और कॉपर का मात्रा 80%, दोनों निकल गया। चलिए, डीपीपीएस में कल क्वेश्चन सेंड किए थे पिछले चैप्टर से, टॉपिक से रिलेटेड, उसको एक बार प्रैक्टिस करना देख देख के। सर आपका सिर्फ टारगेट बैच वाला एक कंप्लीट आया था, नहीं और गया होगा रात में 12-1 बजे के करीब। इससे रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल और जाएगा इसी प्रकार से, समझ गए। आप लोग को बनाना होगा जरा सा दिमाग लगा के, सॉल्यूशन करके हम देंगे, उसको पहले अपना दिमाग लगाना, नहीं दिमाग लगेगा तब देख के बनाना है। जिस जो बंदा ऐड नहीं है ऐड हो जाइएगा, कोई बात नहीं है, तब पढ़ना लिखना मना है।
देखिए, कहा जाता है कि आपके पास डिफिनिट प्रोपोर्शन की अगर बात करता है, पिटाएगी बहुत मार, समझ गई? चुपचाप बैठो, नहीं तो पीछे तो हम बैठा देंगे जाके। हल्ला कर रही है। कॉपर आपका 1.75 ग्राम है, जिसको हम नाइट्रिक एसिड में डाल रहे थे। अब नाइट्रिक एसिड में डाल रहे थे तो हमारा कॉपर ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है कितना? 2.19 ग्राम। समझ गए? यानी कि कॉपर आपके पास 2.19 ग्राम है। तो यही कॉपर ऑक्साइड में मुख्य रूप से पूछ रहा है आपसे कि कॉपर का मात्रा कितना होगा प्रतिशत में। तो आप बहुत आसानी से इसको कह सकते हैं कि जैसे आपके पास जिसका निकालना हो, तो जिस कॉपर ऑक्साइड पूरा वैल्यू में से जिसको निकालना हो, तो देखिए यहाँ पर इस तरीका से कहा है इन CuO, एकदम लॉजिक लगाएंगे। ये आगे मिला तो ऊपरे लिखेंगे इसका वजन, ये मिला पीछे तो इसको लिखेंगे नीचे। अब परसेंटेज में बदलना है तो क्या चीज से गुना? 100 से गुना। यानी कि इसका वजन जितना दिया हुआ था ऊपरे, इसका वजन दिया हुआ था जितना नीचे, और यहाँ से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे 100, जो कि प्रतिशत में आपका बदल जाएगा। तो परसेंटेज कॉपर निकालना है CuO में, यो में नहीं रहे, CuO में। समझ गया? अब Cu का वजन लिख दिए, इसका वजन नीचे लिखिए। कॉपर ऑक्साइड कितना ग्राम में दिले है आपका? 2.19 ग्राम में। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा? जितना आएगा उतना लिख देना फ्रेश से। 2.19 डिसिमल को हटाए हो तो 100 ऊपरे भी है, 100 नीचे भी, और मल्टीप्लाई 100, ई से खत्म। अब 100 बच गया, मैंने 100। अरे हम 100 जी यही चलते 100 करते हैं। देखो अब इसको तुम मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, तो डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा प्रतिशत के रूप में। अब इस तरीका से आपको हम समझाते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन के रूप में दिया हुआ है, मान लीजिए कि नाइट्रोजन है आपका 7.8 ग्राम, ठीक है। अब आपको कह रहा है कि NO2 का वजन दिया हुआ है आपके पास, या मान लो यहाँ पर 71.8 ग्राम, और NO2 इससे कंपाउंड बना है जिसमें NO2 का वजन आपके पास कह दिया है क्या चीज कि टोटल है आपके पास 212.6 ग्राम। आप बताइए कि नाइट्रोजन 1.8 ग्राम और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना है 212.6 ग्राम। इसमें कह रहा है कि भैया नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा क्या होगा, तो प्रतिशत मात्रा नाइट्रोजन का इसमें निकल जाएगा। बहुत आसान है। जैसे आपके पास यहाँ पर देखिए परसेंटेज नाइट्रोजन इन NO2, दम वही वाला ट्रिक लगाएंगे ना। पहले मिल रहा है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के वजन ऊपरे लिख देंगे 71.8, और ये मिल रहा है नीचे, यानी नीचे यहाँ पर लिख देंगे कितना 212.6। अब प्रतिशत में बदलना है ना, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 100, कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा प्रतिशत के रूप में लिख देना है। कोई दिक्कत? अब समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं। हाँ, यहाँ पर आपको मिल रहा है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि CaO और यहाँ पर O2 CaOCO2,
ये बनता है CaCO3। देखिए बाबू यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसको आपको प्रूव करना है किसके माध्यम से, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन को, प्रोपोर्शन का मतलब अनुपात होता है, समानुपात होता है, रेशियो भी बोल सकते हैं और इसको प्रोपोर्शन भी हम लोग बोलते हैं। अब देखिए जरा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पर आपके पास लिखे हुए हैं। अब जब कैल्शियम ऑक्साइड को और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ये एग्जाम्पल पहले नहीं ना करवाए हैं। अब यहाँ पर आपके पास बन रहा है बाबू कैल्शियम कार्बोनेट, जरा सा समझना। अब कहता है कि इधर कौन कौन एलिमेंट आपका उपस्थित है, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है और आपका कार्बन है, यानी कि कैल्शियम ऑक्सीजन कार्बन से मिल करके आपका कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण किया गया। कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन इधर भी अवेलेबल है। अब क्या होता है कि कैल्शियम का यहाँ पर देखिए कि कांस्टेंट वैल्यू दोनों तरफ आना चाहिए। यही बात ना बताया है डिफिनिट प्रोपोर्शन में कि अगर हम जिस पदार्थ को अभिकारक के तरफ रखते हैं वही तत्व हमारा या वही पदार्थ हमारा प्रतिफल के तरफ होता है, तो उसका मास जो है बराबर हो और मास का अनुपात भी क्या हो, बराबर हो, जितना इधर उतना इधर। इसी को हम कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहते हैं। अब देखा जाए कैल्शियम का परमाणु भार 40 होता है। अब यहाँ पर एक ऑक्सीजन का कितना भार हो जाएंगे, 16। कार्बन का कितना होता है, 12, कार्बन का 12। अब फिर यहाँ पर एक ऑक्सीजन का 16 तो 2 ऑक्सीजन का 32। अब बताइए कि इधर हम जोड़ेंगे तो कितना जोड़ करके आएगा, 2 2 4 6 8, 6 2 8 2 10, सॉरी। अब 3 1 4 4 1 5 5 4 9 और एक हथवा वाला 10, यानी 100 ग्राम के बराबर ये मिलाया गया है। टोटल इसमें ग्राम आ रहा है एलिमेंट का कि 100 ग्राम, इसमें जब तक कोई मोल नहीं दिया हुआ है इसका मतलब है कि ये 100 ग्राम के बराबर है। ठीक है, अब यही चीज इधर देखते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट, पता है कि हमारा जो भी कंपाउंड बनता है वो एक फुल कंपाउंड होता है और पूरा का पूरा कंपाउंड 100 ग्राम के बराबर है, यानी कि 100% के बराबर है। अब समझना, रिलेट करके बता रहे हैं, 100 ग्राम यानी कि 100% के बराबर। तो इसका भी वजन बाबू आपका कितना ग्राम आ गया, 100 ग्राम, यानी कि टोटल यहाँ पर जोड़ करके वैल्यू आ गया 100 ग्राम। अब 100 ग्राम यानी कि पूरा कंपाउंड हमारा न्यूट्रल स्टेट में है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट हमारा 100% प्राप्त हो चुका है। अब इसमें कहा जा रहा है कोई भी कंपाउंड हो, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर किसी का वजन से मान लो 44 ग्राम ही आया, तो 44 ग्राम भी कितना प्रतिशत के बराबर होगा, 100 ग्राम के बराबर। H2SO4 ले लिए, उसका मान लो कि 98 ग्राम आ गया, ठीक है, तो 98 ग्राम भी कितना प्रतिशत के बराबर, 100% के बराबर। क्योंकि भाई किसी कंपाउंड का ये मुख्य वजन न है, तो मुख्य वजन हमेशा कितना, 100% के बराबर। ऐसा नहीं है कि किसी का वजन 100 किलो है तो उसको बोल रहे हैं कि लड़का एकदम 100% है, समझ गए। अब किसी का वजन 60 किलो है तो कहेंगे ना ये तो 60% आदमी है, ऐसा नहीं कह सकते। और जिसका मान लो कि 50 किलो वजन कोई लड़की के है तो उसको तुरंत कह देंगे इसका तो 50% शरीर है, समझ गए। ऐसा नहीं, जो शरीर का जितना वजन आ जा रहा है वो कितना प्रतिशत के बराबर, 100% के बराबर। अब 100 ग्राम यानी 100 ग्राम
इस 100 ग्राम में बताइए कैल्शियम कितना का मात्रा में दिया हुआ है आपका 40, कार्बन 12 और ऑक्सीजन O3 के रूप में है ना, तो बताइए 16 गुना 3 बराबर 48, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 100 ग्राम। 100 ग्राम। रिएक्टेंट के तरफ भी वैल्यू क्या है बराबर है और प्रोडक्ट के तरफ भी आपका बराबर है। यानी कि अगर आप रेशियो मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं, सबका बराबर आएगा। इसका आया 40, ऑक्सीजन का आया कितना 48 और कार्बन का वैल्यू 12। यानी कि इससे कोई और कंपाउंड अगर बनता है तो उसका भी रेशियो कुछ इसी प्रकार होंगे, जो कि आगे सिखाना है मल्टीपल प्रोपोर्शन में कि दो एलिमेंट लेते हैं और उससे हम 2 या 2 से अधिक कंपाउंड बनाते हैं। अब उसमें आपको बराबर भार कैसे किया जाता है, मल्टीपल प्रोपोर्शन में ये बात सीखना है कि जब हम 2 एलिमेंट लेते हैं और उससे अधिक 2 या 2 से अधिक हम कंपाउंड बनाते हैं तो उसमें किसी एक एलिमेंट का जो भार है आपस में बराबर होना चाहिए। समझ गए? अगर नहीं होता है तो दिक्कत है। चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद मल्टीपल प्रोपोर्शन बता रहे हैं। यहाँ पर जरा सब समझते हैं मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है। हल्ला करोगे तो धर के डेंगा देंगे, ना तो चुपचाप रहो, टाइम हो ले पीटे वाला। समझ गया? सब दांत निखोर रही है ना, सब निकाल देते हैं। आज देखो ना, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, यानी कि यहाँ पर जो आपके पास बताया गया गुणांक अनुपात का नियम या गुणांक समानुपात का नियम, इस बात से आपको परिचित होगा कि किसी भी हाल में चाहे गुना करना पड़े चाहे कुछ करना पड़े, अनुपात आपको क्या करना है बराबर लाना है। यानी गुना करके अनुपात बराबर कर देना क्या कहलाता है आपका मल्टीपल प्रोपोर्शन कहलाता है। जैसे देखिए इसमें बात यहाँ पर ये कहता है कि मान लिया जाए बाबू कि ए और बी कोई पदार्थ है, ए और बी कोई पदार्थ है और 2 पदार्थ से मिल करके यहाँ पर एक नया पदार्थ का निर्माण करता है और एक और नया पदार्थ का निर्माण करता है। जैसे A प्लस B से एक पदार्थ का निर्माण कर दिया, क्या चीज AB, और यहाँ पर इसको निर्माण कर दिया AB2। मान लिया जाए सपोज डैट कि A का वजन दिया हुआ है 1 ग्राम, मानना है सिर्फ कितना ग्राम 1 ग्राम, और इसको भी मान लिए कितना 1 ग्राम। अब बताइए 1 ग्राम और 1 ग्राम मिलकर के इसमें A का वजन A का 1 है, तो ये आपका कितना हो गया 2 ग्राम। इस 2 ग्राम में बताया जाए A का वजन 1 और B का वजन 1, यानी कि B का भार 1। लेकिन अब यहाँ पर दिक्कत हो रहा है कि A और B का वजन कितना हो जाएगा, A का वजन 1 और B का वजन 1 मल्टीप्लाई 2 तक कितना हो गया 3 ग्राम। अब यहाँ पर ये एक ही प्रकार के पदार्थ से बना है जिसमें A और B है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसका वजन 2 ग्राम और इसका वजन 3 ग्राम। इसको तोड़ोगे तो तोड़ने के बाद पता चलेगा कि A का वजन 1 और B का वजन 2। अब बताइए ये वाला चीज तो इसका A का रेशियो मिल रहा है, A का रेशियो कितना में 1 में आ रहा है, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि भैया कि B का अनुपात यहाँ पर 1 है और यहाँ पर B का अनुपात 2 है। अब बताइए जो छोटी संख्या है इसको बराबर करने के लिए हम कितना से गुना करेंगे 2 से, यानी कि इसमें भी हमको कितना से गुना करना पड़ जाएगा 2 से। यानी कि आप यहाँ पर कह सकते हैं कि आपके पास 1 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो इसका भी वजन कितना हो गया 2। अब बताइए AB2 अब बराबर हो गए, इसका मतलब A का भी वजन 1 ग्राम और B का भी वजन कितना 2 ग्राम। यानी कि दोनों का रेशियो आपस में अब क्या हो चुके हैं बराबर हो चुके हैं।
तो यही चीज कहता है कि जब when two elements combined in more than one proportion to form two or more compound, कहता है कि जब दो पदार्थ का वजन आपस में यहाँ पर अलग अलग हो एलिमेंट, लेकिन या इस एलिमेंट में कहा जा रहा है कि यहाँ पर कोई किसी का वजन कुछ, किसी का वजन कुछ होगा, लेकिन जब यहाँ पर एक नया पदार्थ बनता है तो इसका अनुपात में जितने भी इस ये कंपाउंड में जो भी तत्व उपस्थित होते हैं उस तत्व के अनुपात के ये बराबर होगा। इसी को कहते हैं मल्टीपल प्रपोर्शन। अगर मल्टीपल नहीं करते तो बराबर होता नहीं होता। और ये नियम ये प्रूव करता है कि कोई एक संख्या बराबर भी आ जाए तो चलेगा। जैसे इसमें एक का मिल चुका था एक और इसका एक, तो इसको छोड़ भी सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक तो कम से कम एटलीस्ट एक नंबर तो मिल रहा है ना हमारा रेशियो में, समान अनुपात में, इसलिए इसको छोड़ भी सकते थे। लेकिन दोनों को बराबर करके ये सिद्ध कर दिया गया कि मल्टीपल प्रोपोर्शन के साथ साथ डिफिनिट प्रोपोर्शन को भी नियम को ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहे हैं। चलिए इसको कहता है आपके पास कि कार्बन एक एटम है और ऑक्सीजन एक एटम है, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन दो पदार्थ हो गए। इससे आपको दो अलग अलग पदार्थ बनाने हैं। तो बताइए कि एक आपका बनेगा भैया CO2 और एक बनेगा आपका क्या चीज CO, यानी CO2 को हम क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और एक बना आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड। अब जरा ध्यान दीजिए, कार्बन और ऑक्सीजन से ही मिलकर के बना है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर के ही बना है कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन यहां पर क्या होता है कि आपको दिखाना है कि इसका वेट के अनुसार अनुपात क्या होंगे, गुना करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, देख लेते हैं। कार्बन का वजन कितना ग्राम होता है, हाँ जाइए, एक कार्बन का वजन होता है 12 ग्राम। इसको लिख दिए बड़ा ढंग से कि भैया कार्बन का एटॉमिक वेट 6 होता है और इसका परमाणु भार कितना होते हैं, 12। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के बारे में पता है आपको कि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है और इसका परमाणु भार कितना होता है, 16, यानी कि इसका परमाणु भार कितना, 16 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड में आप आइए, एक कार्बन का वैल्यू कितना है दोस्त, 12, प्लस यहां पर ऑक्सीजन का वजन कितना है, एक का 16 तो 2 का 32, एक ऑक्सीजन का 16 तो 2 ऑक्सीजन का 32, यानी कि यहां पर कितना अनुपात में मिला हुआ है कार्बन और ऑक्सीजन, 12:32 में, यानी कि ये कार्बन ऑक्सीजन का अनुपात है। इसमें आ जाइए, इसका 12 और इसका 16, यानी कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात यहां पर कितना मिले हुए हैं, 12:16। एक तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो दोनों यौगिक बना है ये आपस में एक बराबर हो चुके हैं, बराबर हो चुके हैं ना, यानी कि यहां पर 12-12 मिल रहा है, यानी कि आप कह सकते हैं कि कार्बन का अनुपात दोनों तरफ क्या हमारा मिल चुका है, 12, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब देखिए लोचा क्रिएट कर रहा है कौन, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन में हम कितना गुना करेंगे कि इसके बराबर हो जाएगा, 2 से, यानी कि यहां पर आपको 2 से गुना करना है तो ये बन जाएंगे क्या चीज, 32, यानी कि 12:32, और ये भी आपका 12:32, यहां से ये आ गया और यहां से ये आ गए, यानी कि आपका ऑक्सीजन भी अब कितना हो गया, 32 के अनुपात में, यानी कि 12:32। इसको काटेंगे, अगर मान लिया जाए कि अभी इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले चलते हैं अगर, तो ये कितना के फॉर्म में आएगा, सिंपल फॉर्म में अगर लेके चलते तो
6 दूनी 12, 16, 16 दूनी 32, 2 और 8 के 3 और 8 आता। अच्छा देख लो, कोई दिक्कत नहीं। 3:8, 3 चौका 12 और 8 चौका 32। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कितना आ गया? इतना। और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म भी इतना ही आएगा। 12:32 का भी कितना आ जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म? 3:8। अरे तरीके एरोप्लेन मोड में नहीं डाले थे का हो? के करे फोन जी, नाम लिखल है, काट दो। कट गया, चलो ठीक है। रेखा हमारा न छोटुआ के रेखा है। अब देखिए यहाँ पर 12:16 को हम क्या लिख सकते हैं? 3:8, 4 ना आएगा? 3:4। अब 3:4 में 3 तो बराबर आ रहे थे, लेकिन आपका 4 यहाँ पर डिफिकल्ट क्रिएट कर रहा, 3 और 8 आ रहे थे। तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या किए? 2 से गुना कर। चलिए भी हैं, बच्चा को सब समझते हैं, इसलिए एक एक चीज को तोड़ तोड़ को सिखाते हैं। ना तो एकरा देखो शॉर्टकट में कैसे बनता है। CO2 है बाबू, इसका अनुपात आ जाएगा 16। इसका आ गया 12:32। इसको काटेंगे कितना आ जाएगा? 3:4। इसका आ गया 3:8। ये दोनों मिल रहा है, इसको कैलकुलेट करने के लिए 3 से हम करेंगे 3:8 और इसका भी 3:8। ये दोनों बराबर हो गए, मल्टीपल प्रोपोर्शन हो गया। बताओ उतना का जरूरी लगल था तोड़ तोड़? वो समझाइले थे डीपली तब ना समझ में आ गया। अब समझा बतावे वो NO2 वाला भी। चलो चलिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में जरा देखिए। देखिए 2 एलिमेंट कहा है कि आपके पास होना चाहिए भैया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब इससे जो आपका कंपाउंड बनेंगे, ये बनेगा NO2, ये बनेंगे N2O, ये बनेगा आपका N2O3, ये बनेंगे आपके पास N2O4, ये बनेगा आपके पास N2O5। अब देखिए N+O से, यानी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 2 ऐसे एलिमेंट हैं जिसको मिलाने पर हमारे पास क्या होना चाहिए कि 2 या 2 से अधिक कंपाउंड का निर्माण हो गया। अब देखिए नाइट्रोजन का वजन कितना ग्राम? 14 ग्राम और ऑक्सीजन का वजन 16 ग्राम। अब बताइए नाइट्रोजन का यहाँ पर कितना रेशियो हो जाएगा? 14:32। यहाँ पर बताइए 28:16। यहाँ पर आइए 28 अनुपात कितना हो जाएगा? 48। यहाँ पर 28 अनुपात 16 चौका 64। यहाँ पर आइए, कहने घुस गया रे। एकरा टांग तो ऊपरे रे चला। अब बताइए N2O5 का क्या हो जाएगा? 28 और अनुपात 80। देखिए मैक्सिमम का मिल रहा है, लेकिन कह क्या रहा है कि आपका यहाँ पर नाइट्रोजन 14:32, यानी इसमें 14 के अनुपात 32 के अनुपात में है, यहाँ पर 28 और 16 के अनुपात में है, 28 और 48 के अनुपात में है। यहाँ पे कुछ लोचा क्रिएट कर रहा है नहीं। अब देखिए मान लिया जाए कि यहाँ पर आपके पास NO2 है। अब सबको एक रेशियो में करना है, सबको एक रेशियो में करना है। तो बताइए एक रेशियो में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 2 से गुना।
पहले तो देखिए कि ये 32 हो गया, ये 16 हो गए, ये 48 हो गए, ये 64 हो गए, 80 हो गए। इस सब का आपस में रेशियो का करते जाएंगे, दू 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 से गुना भागा होते चल जाएगा। अब बताइए 14 को 28 करने के लिए कितना करेंगे? तो 14 मल्टीप्लाई 2, आई बराबर आपका कितना आ गया? 32। यानी कि 14 दूनी 28 और यहाँ पर 32। यहाँ पर आपका 28 बटा 16, यहाँ पर 28 अनुपात 48, यहाँ पर 28 अनुपात 64, यहाँ पे 28 अनुपात 80। अब देखिए सभी कंपाउंड में किसी एक तत्व का आपका अनुपात मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 28 28 28 28 28 28। ये आपको अच्छा वो 80 नहीं, ई वाला एक पहला तत्व करा, पहला तत्व का वजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। इसका मतलब साफ साफ है कि मल्टीपल प्रोपोर्शन में ये बात सही कहा था कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ हम मिलाते हैं तो भिन्न भिन्न कंपाउंड बनते हैं। तो आपका जो कहा जाता है कि पहला तत्व या दूसरा तत्व का भार आपस में बराबर हो सकते हैं, या तो कोई पहला तत्व के भार बराबर हो सकता है, या तो फिर दूसरा तत्व का भार आपस में बराबर हो सकता है। समझ गए? तो कोई एक अनुपात आपको सब में बराबर होना चाहिए। आपका ये किस रूल को फॉलो करेगा? मल्टीपल प्रोपोर्शन। कोई दिक्कत? चलिए दीवाना पूछ लेगा। एगो दूसरा मेथड से बता देते हैं। कार्बन एंड हाइड्रोजन को मिलाने से कुछ कहीं कहीं ऐसे भी रहता है। कार्बन का 12 ग्राम, हाइड्रोजन का 1 ग्राम। यहाँ पर आपको इथेन लिख, अरे बतिया के मत लिखो, आराम से बनाओ। इथीन बनाओ, इथाइन बनाओ। C2H6 होता है ना बाबू, C2H4 होता है ना, और C2H2 होता है ना। अब तो बन ही ना जाएगा, अब कुछ करना है। इन्हें वजन लिख ही दिए हैं, इन्हें धर के धूक देना है। कार्बन का वजन बताइए, कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात इसमें 2 कार्बन है तो 24 न रे, और हाइड्रोजन का 6। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 4:1। इसमें आ जाओ, इसमें आ गया कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात इथिन में कितना? 24 अनुपात हाइड्रोजन का 4, यानी कि 24 अनुपात 6, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 चका, अच्छा 4 है तो 4 छका 24, तो 4:1 आ रहा है, 6:1, 6:1। अब इसमें बताइए इथिन है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन का कितना हो जाएगा? 24 अनुपात हाइड्रोजन 2, यानी कि इसको हम कहेंगे कि ये 24 अनुपात 2 में है। इसका मतलब 12:1। देखिए सब मिल रहा है, पहला वाला मिल चुका 1 1 1, तो हम छोड़ देंगे, कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन का अनुपात इसमें सब में बराबर जा रहा है, यानी कि आप कह सकते हैं हाइड्रोजन का अनुपात 1 आ रहा है, लेकिन कार्बन का अनुपात सब में क्या रहे हैं? अलग अलग। जैसे कि 6 की 4 है, 4 है, फिर कितना है? 6, और फिर क्या है? 12। अगर कोई अंक से इसको आप गुना भी करते हैं बराबर करने के लिए तो होगा,
3 चरतिये 12 2, एक अंक कहाँ लग रहा है? सब में अलग अलग अंक ना लग रहे हैं। इसमें लग जाएंगे 3, इसमें लग जाएगा 2, इसमें लग जाएगा 1। ऐसे नहीं करना है, कोई एक के अंक लेके कर देना होता है। चलिए एगो मिल गया ना हमारा, ये फॉलो कर रहा है क्या चीज को? मल्टीपल प्रोपोर्शन। कोई दिक्कत? अब तो कुछ कुछ दिमाग में भेजियाए होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब अगला क्लास बात करेंगे रिसिप्रोकल। बैग बंद कीजिए और चुपचाप मुंह बंद कीजिए और बैठिए, डंडा निकालिए।